नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टर दिवाकर पर। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है संस्कृत के समास के बारे में। ये समास का जो है पूरा संपूर्ण क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग समास जितने भी समास होते हैं सबका परिभाषा सहित और एग्जाम्पल सहित हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है जिनका भी मैट्रिक एग्ज़ाम है इस साल या जो भी बच्चे संस्कृत में समास सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं और मिल करके पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके वीडियो के बाद इस वीडियो में आप लोग को ऐसा समास समझाऊँ कि फिर आपको समास पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? समास। समास के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। तो सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब संधि और समास में अंतर इतना बस है कि संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है और इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। यही हम लोग को समझना है कि संधि में हमको दो वर्णों का मेल होता है और इसमें शब्दों का मेल होता है। तो ठीक उसी प्रकार नया और छोटा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संस्कृत में इसको कह सकते हैं एक पदीभाव समास। अर्थात समास में कई पद मिल करके एक पद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। ये एक पदीभाव समास का अर्थ हुआ। अब विग्रह किसे कहते हैं? तो सामासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को मूल रूप में अपनी विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। मतलब जिस प्रकार संधि में लोग पढ़ते हैं विच्छेद, ठीक ना, कि संधि विच्छेद, उस प्रकार इसमें क्या है? समास और समास विग्रह होता है। अब देख लेते हैं इसका, जैसे नीलोत्पलम, ये क्या हुआ? ये समास हुआ, मतलब एक पद हो गया नीलोत्पलम। इसका विग्रह करके देखेंगे तो क्या होगा? नीलम उत्पलम। और समास के भेद देख लेते हैं। तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यही इसके मुख्यतः चार भेद होते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं। ये जो तत्पुरुष समास है इसके मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार कुल 6 समास होते हैं। अगर टोटल समास की बात करें तो टोटल समास 6 पढ़ना है, लेकिन मुख्यतः उसका भेद कितना होता है? 4 भेद होता है। ये जो कर्मधारय और द्विगु हैं ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। आइए देख लेते हैं कि समास रचना में 2 पद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको बोलते हैं समास पद। हमको ये ध्यान रखना है अगर समास को समझना है तो, कि पहले जो इसमें 2 पद होते हैं, जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। और इन दोनों के मिलने से एक शब्द बनता है, उस शब्द को क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। जैसे दिनम प्रति, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम। ये होगा दिनम प्रति विग्रह, ये इसका क्या बन गया? समास बन गया। हरौ इति, तो अधिहरि, मतलब कि हरि में। ये बताया है कि पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया किसका? इस समास का, कि जो पद होता है इसकी प्रधानता के आधार पर। तो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उसे क्या बोलते हैं हम? अव्ययी भाव समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे बोलेंगे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। यह तत्पुरुष है, तत्पुरुष के उपभेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु। तो इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अव्ययी भाव को बारीकी से पढ़ते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है? तो कह रहा है संस्कृत में कि पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव, मतलब इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। कौन पद होता है?
प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा और उसका अर्थ प्रधान होता है। हम पहले ही जाने हैं कि अव्यय समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और वो क्या होगा, हमेशा अव्यय होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। क्या क्या, लिंग वचन कारक, मतलब कि जो अव्यय पद होगा वो उसका मतलब लिंग वचन कारक नहीं बदलेगा, वो हमेशा एक जैसा रहता है। किसमें, अव्यय भाव समास में। इसका उदाहरण देख लेते हैं, यथा कालम प्रतिदिनम, इसका एग्जाम्पल है। आगे इसके बारे से समास विग्रह करके बताया जाएगा। अव्ययी भाव समास में पदों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अगर अव्ययी भाव समास को हमको समझना है कि कैसे विग्रह किया जाता है, कैसे इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, इस समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जो टोटल पद होंगे, मतलब जो समास होगा, हमेशा किस लिंग में होगा, नपुंसक लिंग, और वचन एक वचन में होगा। प्रथम पद की अर्थ की प्रधानता होती है। जो प्रथम पद है उसकी अर्थ की क्या होगी, वैल्यू होगी, उसकी प्रधानता होगी। प्रथम पद अव्यय होता है और क्या बताया गया कि जो प्रथम पद होगा हमेशा क्या होगा, अव्यय होगा। उत्तर पद यदि दीर्घ स्वरांत होता है, दीर्घ स्वरांत करने का मतलब जैसे कि दीर्घई की मात्रा रहेगा, ठीक है, दीर्घों की मात्रा रहेगा, तो उससे हस्वरांत कर देते हैं। ठीक है, उत्तर पद क्या रहेगा, दीर्घ स्वरांत रहेगा, तो जब उसका विग्रह करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, हस्वरांत कर देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं समास विग्रह करके। जैसे क्या होगा, उपनगरम, इसमें जो उप है ये क्या है, अव्यय है। इसकी प्रधानता है, किसकी, उप की प्रधानता है। ये क्या है, मूल शब्द है नगरम। इसका समास विग्रह करेंगे, नगरस्य समीपम, मतलब नगर के समीप। अव्यय भाव समास में क्या होता है कि ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा, ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्जलम, इसमें क्या है, निर जो है उपसर्ग है, जल मुख्य शब्द है, मूल शब्द, तो जल से अभाव, जल का अभाव। उपनदी, तो नद्या समीपम, ये नद्या जो क्या होगा, षष्ठी विभक्ति हो गया। अनुगुणम, इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द, अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग, तो इसका हो जाएगा गुणानाम षष्ठी, और अनु किस में बदल जाएगा, योग्यम में। ये यथा वलम, तो ये वलम जो है मूल शब्द है, यथा उपसर्ग है, तो वलम इसमें क्या रहता है कि जब यथा बदलता है अनतिक्रम्यम में, और इसमें वलम में प्रथम विभक्ति ही रह जाता है, ये अलग है। प्रतिवर्षम, तो वर्षे वर्षे इति, सवलम वलेन स, ये जो स है, एक कारक सूत्र हम जब पढ़ते हैं तो सार्थी तृतीय रूल होता है, उसमें जब ये जो स है सह में बदल जाता है। किसमें बदलता है, सह में। अब बल मूल शब्द है तो इसमें क्या लगता है, तृतीय विभक्ति लगता है। क्यों, क्योंकि स का मतलब यहाँ क्या है, साथ है, और जब साथ रहता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है। इसका हिंदी होगा बलपूर्वक या बल के साथ। अनुगंगम, तो गंगाया पश्चात, जो अनु किसमें बदला, पश्चात में बदल गया। इसमें मतलब जो भी परिवर्तन होगा, ये पहला, इसमें जिसकी प्रधानता है, उस जो पहला शब्द है उसी की प्रधानता है। ये मूल शब्द है, मूल शब्द में विभक्ति लगाएंगे, और जो उपसर्ग रहेगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग अलग हो जाता है। अधिहरि, इसमें क्या है, हरि, अधि किसमें बदलेगा, इति में, और हरि का षष्ठी हरव। सचक्रम, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, वलेन, सबलम था तो क्या हो गया, वलेन। उसी प्रकार यहाँ सचक्रम में तो क्या होगा, चक्रेण। ये जो स किसमें बदल गया, युगपत, मतलब कि चक्र के साथ ही। सभानु, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर तृतीय लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक स है, इसका मतलब सदृशम होता है, और जब सदृशम होता है तो वहाँ पर भानु में जो भानु शब्द है उसमें कौन विभक्ति लगता है, षष्ठी विभक्ति लगता है। छत्रम, छत्रनाम संपत्ति, मतलब क्षत्रियों के संपत्ति। इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास का विग्रह करके देख लेंगे। आगे पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का संस्कृत में डिफिनेशन है कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, मतलब तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उसमें क्या था, प्रथम पद की प्रधानता थी। किसमें, अव्ययी भाव में प्रथम पद की प्रधानता थी, और इसमें क्या है, उत्तर पद की प्रधानता है। उत्तर पद मतलब कि जो लास्ट वाले शब्द है। तत्पुरुष समास के पदों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार उसमें परिवर्तन हो रहा था जब हम विग्रह कर रहे थे, तो इसमें देखें क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो पहला है, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। पहला क्या है, उत्तर पद इसमें प्रधान होगा। उस मतलब कि जो पहले वाला है वो प्रधान नहीं होगा, अब इसमें जो बाद वाला है वो पद प्रधान होगा। ये याद रखना हमको। उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग कर, ये जो है उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग, पूर्व पद उसका जवाब होगा। मतलब कि जो उसका
उत्तर पद होगा उससे हम प्रश्न करेंगे तो जो पहला पद दिया रहेगा वो उसी का क्या होता है, आंसर होता है। ये हमको मतलब तत्पुरुष समास को पहचानने का ये एक ट्रिक है। हम कैसे पहचानेंगे, तो जो उत्तर पद होगा उसको हम प्रश्न रूप में पूछेंगे, तो जो पूर्व पद होगा, ठीक है, वो उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। थर्ड क्या है कि तत्पुरुष समास में विग्रह में विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जो तत्पुरुष समास है इसको विग्रह करेंगे तो किसका प्रयोग होगा, विभक्ति, ठीक है, विभक्ति में जो कारक चिन्ह होते हैं उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समास विग्रह, जैसे संकट मुक्तम, क्या है, संकट मुक्तम। तो हम क्या बोले कि जो उत्तर पद होगा, मतलब इसमें क्या है, मुक्त, ये उत्तर पद हो गया, ये जो यहाँ से है ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। मतलब कि तो मुक्त से हम क्या उसमें लिखा गया था रूल में कि मुक्त जो लास्ट वाला शब्द है इससे हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे तो जो पहला शब्द है उसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मुक्त मतलब क्या करके देख सकते हैं कि मुक्त मतलब होता है मुक्त, तो किससे मुक्त, तो से, क्या है, किससे मुक्त, तो आंसर क्या मिला कि संकट से मुक्त, मतलब कि संकट से छुटकारा मिलना। तो ये जो से होता है, एक होता है करण से, एक होता है अपादान से। तो किस से हम कैसे समझेंगे कि ये जो से है ये कौन कारक चिन्ह का है। तो आपादान जो पंचमी होता है उसमें क्या होता है, मतलब जुदाई होता है, और जो जो करण वाला से होता है उसमें होता है साथ। तो इस संकट से मतलब कि संकट से छुटकारा मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पंचमी लगेगा, तो हो जाएगा संकटात मुक्त। विद्या विहीना, मतलब किससे हीन, तो विद्या से, तो विद्या से, तो इसमें क्या हो गया, विद्याहीन, ये क्या लग, तृतीया। राम वचनम, राम वचनम, तो किसका वचन, किसका वचन, क्वेश्चन हम लोग की किसका वचन, तो आंसर क्या मिला, राम का वचन, तो राम का वचन। तो इसमें क्या, का किसका चिन्ह है, षष्ठी का, रमस्य। कार्य कुशल, कुशल, तो कुशल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसमें कुशल आ रहा है, कि कार्य में कुशल, क्या आ रहा है, कार्य में कुशल, तक में पेपर, तो क्या लगेगा, अधिकरण का चिन्ह लगेगा इसमें। वृक्ष पतित, मतलब किससे पतित, क्वेश्चन करेंगे किससे पतित, तो वृक्ष से, तो क्या हो जाएगा, पंचमी क्या हो जाएगा, वृक्षात। भिक्षा पात्रम, मतलब किसका पात्र, क्वेश्चन करेंगे किसका पात्र, तो क्या आ रहा है, भिक्षा का पात्र, तो भिक्षा में षष्ठी लगाएंगे तो भिक्षाया। व्यवहार कुशल, किसमें कुशल, व्यवहार में कुशल, तो क्या लगाएंगे इसमें में, ये में लगाएंगे तो ये हो जाएगा अधिकरण का चिन्ह लगेगा, तो व्यवहारे। गुड़ मिश्र, किससे मिला हुआ है, मिश्र मतलब मिला हुआ, तो किससे मिला हुआ, तो गुड़ से मिला हुआ, तो गुड़ से, तो तृतीया, तो गुडेन। पितृ सम, यहाँ पर है कि किसके समान, सम मतलब समान, तो किसके समान, तो पितृ तो मतलब पिता, तो पिता के समान, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पितरा सम। यहाँ पर जो है सम या सदृश भी कर सकते हैं, सम या सदृश। गृह गत, ये जो गत शब्द है, ये गत, तो हमेशा जब गत रहता है तो उसके जो प्रथम पद होते हैं उसके साथ में, तो उसमें हम लगाते हैं प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। लेकिन इसका हिंदी होगा घर में गया हुआ। यहाँ पर में है, इसको देख सकते हैं, में हम अलग तरीके से लिखे हैं, तो में है, लेकिन फिर भी हम गत के कारण यहाँ पर कौन विभक्ति लगाएंगे, प्रथम विभक्ति लगाएंगे। व्याघ्र भीत, तो किससे डरा हुआ, भीत मतलब डरा हुआ, उत्तर पद से क्वेश्चन करना है और प्रथम पद ही उसका आंसर होगा। फिर से ध्यान देंगे, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है जैसे कि भीता है, इससे क्वेश्चन करेंगे और जो उसका आंसर होगा वो होगा प्रथम पद वाला। तो यहाँ क्वेश्चन कि हम किससे, भीता मतलब हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा, तो भीता मतलब डरा हुआ, तो किससे डरा हुआ, किससे डरा हुआ, तो यहाँ क्या है, व्याघ्र, मतलब कि बाघ से डरा हुआ, शेर से डरा हुआ, तो इसमें डर रहा है तो कौन विभक्ति, व्याघ्रात, पंचमी विभक्ति। आगे देखते हैं नई समास, एक नई समास देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि पूर्व पद में ना होता है, ये बहुत ईजी समास है, इसको ध्यान से देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्व पद में क्या कर रहा है कि ना होता है, मतलब इसके जो पहला पद होगा उसमें ना हमेशा रहेगा। कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो, क्या हो, उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो तो समास होने पर न के स्थान पर क्या हो जाता है, अ, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और उत्तर पद स्वर से प्रारंभ हो, और जो कह रहा है कि अगर ये क्या था कि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो रहा था, ये कह रहा है कि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ हो तो न के स्थान पर क्या हो जाता है, अन हो जाता है। अब यहां देखेंगे असत्यम, क्या है, असत्यम, तो यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे न सत्यम, तो मतलब यहाँ पर क्या, ये स क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन कह रहा है कि न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जो ना है किसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो ये स व्यंजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्यम। अब यह है न चेतनम, क्या है, न चेतनम, ये क्या व्यंजन है और ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन जो रहेगा तो न का स्थान पर क्या होगा, अ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अचेतनम।
यह है न उत्साह, ये क्या है, ये स्वर है। जब स्वर रहेगा तो न का स्थान पर ये क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, न का स्थान पर क्या होगा, अन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, अनुत्साह, ये जो उ है इसकी मात्रा यहाँ पर आकर के जुट गई, अनुत्साह। यह क्या, न आस्था, तो आ क्या है, ये भी स्वर है, तो ये न क्या है, किस में बदलेगा, अन बदलेगा, तो अनस्था। अब हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। ये कर्मधारय क्या है, तो तत्पुरुष समास का उपभेद है, जो हम पहले बताया आप लोग को। तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण या उपमान होगा तथा उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है। इसका मतलब इसको समझने के लिए इंग्लिश देख लेता है, कंपाउंड ऑफ एडजेक्टिव और कंपेरिजन। ये क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होगा और कंपेरिजन होगा, मतलब उपमान और उपमेय में क्या हो, तुलना की जाती है, और विशेषण विषय में क्या हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण विशेष्य की स्थिति में क्या होगा कि दोनों पद के मध्य च असौ या तत् लगेगा, च लगेगा, उसके बाद असौ या तत् लगेगा। अगर उपमान या उपमेय रहेगा तो उसमें यू या एव का प्रयोग होगा। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि विशेषण या विशेष्य की स्थिति में दोनों पदों के मध्य च असौ या तत् लगाकर विग्रह किया जाता है, जबकि उपमान उपमेयवाचक शब्द रहेगा तो उसका विग्रह करते वक्त बीच में हम यू या एव का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम विशेषण विशेष्य को देख लेते हैं। कह रहा है कि सुंदर पुस्तकम, सुंदर पुस्तकम, ये पुस्तक जो है इसका पता है हम लोग को क्या है, इसमें कर्मधारय में उत्तर पद की प्रधानता होगी। तो कह रहा है पुस्तकम, पुस्तकम इसका विशेषता क्या कि क्या है, सुंदर है, तो हम इसको क्या किए, सुंदरम पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम। ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है, पुस्तकम सुंदरम पुस्तकम। तो यहाँ पर मतलब ये जैसा रहेगा, ये जो उत्तर पद होगा जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा, उसी के अनुसार ये भी बदल जाता है। तो सुंदरम पुस्तकम, तो यहाँ पर ये च असौ तत् का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो हम यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं किए हैं। ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पीताम्बरम, मतलब कि अम्बरम कैसा है, अम्बरम माने वस्त्र कैसा है, तो पीला है, तो पीतम अम्बरम, ये जैसा है वैसे बदल देना है। महाराजा, महाराजा, तो इसका एक वचन क्या होगा, तो महान, च असौ, च असौ, राजा का एक वचन राजा, राजा, तो क्या हो जाएगा, महाराजा। उत्तम जना, इसमें क्या है मूल शब्द, सॉरी उत्तर पद जना, ये इसमें तो जना का क्या लिख देंगे, मतलब जना मतलब लोग, तो यहाँ है उत्तमाश्च ते जना। अब ये जो जना है ये क्या है, बहुवचन है। अब बहुवचन है तो यहाँ पर ते इसलिए होगा, स तो ते होता है ना, यहाँ पर क्या है कि च असौ तत् लगाना है, तो तत् का जो होता है बहुवचन प्रथम विभक्ति में क्या होता है, ते होता है, स तो ते होता है, तो ये बहुवचन में इसीलिए यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया है। ये उत्तम है, और उत्तम के बाद ये यहाँ पर क्या हो गया है, संधि हो गया। किसका संधि हो गया, जब एक रूल पढ़ेंगे संधि में सचुना सचटू होता है, तो ये यहाँ पर उत्तमा होगा, क्या होगा, उत्तमा। इसका प्रथम विभक्ति क्या होगा, उत्तमा। तो ये यहाँ पर विसर्ग से क्या होगा, विसर्ग से संधि कराएंगे हम, किसका, च का, विसर्ग से हम संधि च का कराएंगे, तो क्या होता है, ये जो स है तलव्य स में बदल जाएगा और ये च आकर के इसमें जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, च हो जाता है। तो उत्तमाश्च यहाँ पर क्या है, तो उत्तमाश्च ते जना। ये संधि जब संधि पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं तो संधि का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या वो संधि होगा, तो उत्तमाश्च ते जना। यह शीतला छाया, तो शीतला छाया इसमें क्या, किसकी छाया, शीतल छाया, शीतल मतलब ठंडा, तो ये छाया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो शीतल जो है किस में होगा, स्त्रीलिंग में होगा, शीतला च। और यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है, ये छाया स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए हुआ का संस्कृत क्या होता है, सा होता है, क्या होता है, सा। तो शीतला च सा छाया, ठीक है। मतलब कि च स तत् का प्रयोग कर देंगे हम, उसका प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कब, जब विशेषण विशेष्य रहेगा तब। यहाँ पर हम देख लिए, अब हमको देखना है किसमें, उपमान और उपमेय का। तो उपमान उपमेय देखते हैं, तो उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को यू एव से जोड़ते हैं, यू एव से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल इसका है कि मुख कमलम, क्या है, मुख कमलम, तो इसका दो प्रकार से क्या हुआ, विग्रह हुआ है कि मुखम कमलम यू, ये हो गया उपमित समास, मतलब कि जो मुख है कमल के समान है, क्या हो गया, मुख कमल के समान है। और ये हो गया मुखम एवं कमलम, मतलब कि मुख ही कमल, ये हो गया रूपक समास,
ये हो गया उपमित समास। ये घन श्याम, ये होगा घना यु श्याम, ये इसमें रूपक समास नहीं होता है, ये इसमें उपमित समास होता है। पुरुष व्याघ्र, इसमें भी उपमित समास और रूपक समास। तो मतलब पुरुष व्याघ्र यु मतलब पुरुष व्याघ्र जैसा है, जो पुरुष के बाघ जैसा है, और यहाँ पे क्या पुरुष एवं व्याघ्र मतलब पुरुष ही बाघ है। उपमान उपमेय है, इसमें क्या है कि यु और एव का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यु का और एव का प्रयोग बीच में ही करें, साइड में करें, कहीं दोनों कहीं कर सकते हैं। अब हमको देखना है देगु समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड। तो देगु समास क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची होते हैं। इसको पहचानना आसान है कि जो पहला पद होगा, जो पूर्व पद होगा, वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। सेकंड है कि द्विगु समास प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ये हमेशा किस में रहेगा, नपुंसक लिंग में रहेगा और एक वचन में रहेगा। तो दोनों पद का विग्रह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। जब दोनों पद का क्या होगा, विग्रह होगा, तो हमेशा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है और ये जो दीर्घ ई का मात्रा है ये जुड़ जाता है। हालांकि जो अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होगा तो वो क्या होगा, ये दीर्घ ई की मात्रा जुड़ता है। विग्रह करते समय अंत में समाहार जोड़ते हैं। मतलब कि ये पहचानने का नियम है हम उसको कैसे पहचानेंगे द्विगु समास को और कैसे उसका विग्रह करेंगे, ये वो था। तो समास विग्रह देख लिया हम लोग, क्या कि पंचवटी, पंचवटी से मूल शब्द क्या वट है, और ये पंच जो है क्या है, संख्यावाची शब्द है। जैसे कि पहले बताया गया कि जो पहला पद होगा क्या होगा, हमेशा संख्यावाची होगा। और क्या बताया गया कि अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है और दीर्घ ई की मात्रा जुड़ता है, और विग्रह करते समय क्या जोड़ना है, समाहार जोड़ना है। और दोनों पद का विग्रह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है। किस में होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो ये हो गया इसका पंच का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, पंचा नाम। वट का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, वाटा नाम। जैसे कि यहाँ बताया गया कि लास्ट में क्या जोड़ना है, समाहार जोड़ना है। हम इसमें क्या करेंगे, समाहार को जोड़ देंगे। ठीक है। त्रिलोकी, इसमें मूल शब्द लोक, त्रि का षष्ठी त्रय नाम, लोक का लोका नाम, समाहार का समाहार लगा देंगे। शताब्दी, इसका क्या होगा, षष्ठी शता नाम। ये अब्द हो रहा है यहाँ पर, तो अब्दा नाम समाहार। यहाँ पर नवरात्रम, तो ये जो रात्रम है ये मूल शब्द नहीं है, इसका मूल शब्द क्या है, रात्रि होता है। ठीक है। इसका नव का क्या होगा, षष्ठी नवा नाम, रात का रात्रि नाम, समाहार। यह है द्विविदलम। द्विविदलम का द्वि का षष्ठी क्या होगा, दवयो, दल का दलयो, समाहार। सप्ताह है, इसका क्या होगा, सप्ताह नाम। सप्ताह इसमें क्या जो आहे छुपा होता है, इसका हो जाएगा आहा नाम, है समाहार। ये बहुत आसान है द्विगु समास। अब हम लोग को पढ़ना है ये द्वंद्व समास। किसके बारे में पढ़ना है, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ना है। द्वंद्व मतलब होता है, द्वंद्व समास कहते किसे हैं, इसमें क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है। ये तीन टाइप से, इसके तीन उपभेद है, इतरेतर, समाहार और एक्सेस। क्या क्या है, इतरेतर, समाहार और एक्सेस। अब हमको देखना है कि इसमें क्या है कि दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग होगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक शब्द के बाद क्या होगा, च का प्रयोग होगा। और अंतिम पद के लिंग के अनुसार इस समस्त पद का लिंग हो जाता है। ये मुख्य बातें, इसको अगर समझना है तो इसको जानना जरूरी है कि अगर अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग हो जाता है। मतलब कि जो उत्तर पद होगा जिस लिंग में होगा, अगर उसका समस्त पद होगा मतलब समास करेंगे तो वो उसी लिंग में हो जाता है। इसकी विशेष पहचान क्या है कि दोनों पद विपरीत शब्द होते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। जो दोनों शब्द रहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद, वो हमेशा क्या होंगे, विपरीत शब्द होंगे। और कि दोनों पदों में एक दूसरे का कोई ना कोई संबंध होता है। जो दो पद दिए रहेंगे दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या रिलेशन जरूर रहेगा। अब देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। कह रहा है कि जो समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन, मतलब जैसा शब्द रहेगा उसी प्रकार उसका क्या होगा, वचन होगा। और अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है, और जो अंतिम पद होगा उसके अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। कि सीता च राम च। ठीक है, सीता च राम च। यहाँ पर सीता राम, ये क्या विग्रह है, उसका समस्त पद बनाया था सीता राम। तो ये कह रहा है कि अंतिम पद है राम। और कि जैसा होगा मतलब कि
समस्त पद के अंत में शब्द के संख्या अनुसार वचन होता है। तो शब्द की संख्या कितने? सीता राम कितने हैं? 2। इसका मतलब क्या होगा? द्विवचन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता रामाओ। और एक बात क्या है कि सीता पर क्यों नहीं लगा, राम पर ही क्यों लगा? इसलिए लगा कि कह रहा है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। ठीक है, जो अंतिम पद होगा उसके अनुसार क्या होगा? लिंग होगा। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या? राम, तो सीता रामाओ। माता च पिता च, तो माता का माता, पिता का पितरौ, क्या हो जाएगा? पितरौ हो जाएगा। ये नहीं होता है पितरौ। फलानी च पुष्पानी च, ये क्या है? ये फलानी बहुवचन है, ये भी पुष्पानी बहुवचन है। तो फलानी यहाँ पर ये होगा फल, ये मूल शब्द होना ही है, और अंतिम पद में जो होगा चेंज होगा, ये बहुवचन में है तो क्या होगा? पुष्पानी, तो फल पुष्पानी। अब देखिए यहाँ पर है कि 3 शब्द है, 3 नहीं 4 शब्द हैं। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। अब ये यहाँ पर तो च था, लेकिन यहाँ पर धर्मश्च, अधश्च, च कैसे हो गया? तो जैसे हम बताए पिछले समास में क्या है कि संधि का एक रूल है, उसके अनुसार या सचुना सष्टु एक संधि का नियम है, उसके अनुसार यहाँ पर जो जैसे है धर्म, क्या हो जाएगा? धर्म, तो विसर्ग है ना, ये सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर धर्म ये क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग में यहाँ पर ये क्या है? च है, जैसे कि बताया रूल में ना कि च लगाना है, तो च है। तो जब इसका विसर्ग का संधि हो गया तो यहाँ पर तलव्य स का आगमन हो जाता है और च जुड़ जाता है, मतलब कि च। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या? धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च हुआ। जब इसका समास करेंगे तो इसका मूल शब्द लिखेंगे धर्म, अर्थ, तो इसका संधि हुआ धर्मार्थ हो गया है, काम का काम, और जो चेंज करेंगे कहाँ करेंगे हम? अंतिम पद में। तो अंतिम पद क्या है? मोक्ष। यहाँ पर उसका जब इतने हैं तो बहुवचन ऐसे ही हो गया, तो बहुवचन में क्या लिख देंगे? मोक्षा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है समहार द्वंद्व। क्या अभी हम लोग क्या पढ़े? इतरेतर पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं? समहार द्वंद्व। अगर कि प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक ना, जो मतलब कह रहा है उसको, इस नियम को बिल्कुल अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक ना। कह रहा है कि प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब अकेले अकेले नहीं, जो सामूहिक रूप में टोटल के टोटल अर्थ बताएंगे। लेकिन समास साधारण नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है, ये इसमें जो समास होगा हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगा। विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है तथा समाहार से पूर्व ईदम शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है। कह रहा है कि विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन समाहार सबसे जो उसका प्रयोग करेंगे उससे पूर्व, उससे पहले ईदम शब्द का हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। जैसे क्या कि पाड़ी च पादव च। ठीक है, यह है पाड़ी पादनम, सॉरी पाड़ी पादम है। तो यहाँ पर जो देखिए एसाम समाहार, तो ये समाहार जैसा नियम में दिया गया है कि समाहार का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर ईदम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? एसाम हो जाता है। ठीक है ना। कि समास सदा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो सदा हम क्या रहेगा? हमेशा एक वचन। पाड़ी पादम क्या है? नपुंसक लिंग एक वचन में है। कि प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करेगा। ये सामूहिक रूप में दोनों पद मिला करके जब यहाँ होगा तब इसका अर्थ निकलेगा, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। तो उसी पर क्या है? आहार निद्रा भयम, तो क्या? आहारश्च निद्रा च भयम च, फिर क्या है? एसाम समाहार। मतलब इसका प्रयोग हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। तो मिलाकर क्या होगा? आहार निद्रा भयम। और बचा क्या है? एक्सेस द्वंद्व। एक्सेस द्वंद्व क्या होता है? क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द का बोध होता है। हालांकि जब 2 या 2 से अधिक शब्द रहेंगे लेकिन बोध केवल एक ही शब्द का होता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग हो जाता है। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहेंगे लेकिन दोनों शब्द होने पर समस्त पद क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसे देखते हैं, कह रहे कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द वैसे केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कर रहा है, मतलब जब एक शब्द कह देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है? पितरौ, पितरौ, और यहाँ पे माता च पिता च। तो ये जो पितरौ है, पितरौ कहने पर ये 2 शब्दों जो यहाँ पर माता और पिता दिया गया है, ये दोनों का अर्थ बता देता है। ठीक है ना। ये पितरौ कहने से दोनों का बोध हो गया कि माता च पिता, मतलब माता और पिता। भ्राता च भगिनी च, तो यहाँ पर हम भ्रातरौ कह देंगे, भ्रातरौ लिख देंगे, तो वहाँ पर मतलब उसका मतलब ही हो गया कि भाई और बहन। ठीक है ना। और कह रहे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है? ये माता स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, भाई जो क्या शब्द है? पुल्लिंग है, ये भगिनी स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ क्या हुआ? पुल्लिंग में ही होगा।
आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, बहुब्रीहि समास के इसमें इसका होता है 2 उपभेद होता है, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन कि जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात कोई अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। लेकिन पद से समास होने के बाद, जब पद रहेगा उससे समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होगा। इसमें क्या होता है? जब समास हो जाएगा तो किसी दूसरे व्यक्ति का बोध होता है। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर यत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यत का प्रयोग करते हैं। फिर कह कि पूर्व पद उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर क्या हो जाएगा? समानाधिकरण, और भिन्न विभक्ति होने पर क्या? व्याधिकरण। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। कह रहा कि पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होगा, मतलब कि समास तो होगा किसी 2 पद का, लेकिन जो बोध कराता है किसी अलग संज्ञा का बोध कराता है। फिर क्या होता है? इसका विग्रह करने पर यत का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे कि पूर्व पद उत्तर पद में समान विभक्ति रहेगा, जो लास्ट वाला शब्द पद होते हैं उसमें अगर समान विभक्ति रहेगा तो उसको बोलेंगे समानाधिकरण, और भिन्न विभक्ति रहेगा तो व्याधिकरण बोलेंगे। अब समानाधिकरण के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या? पीतम अम्रम यस्य स। क्या है? पीतम अम्रम यस्य स। तो यहाँ पर है पीतम और यहाँ पर है अम्रम, मतलब कि दोनों एक ही विभक्ति में है। ये यत का ये रूप है यस्य षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और ये स ये बता रहा है कि जो शब्द होगा वो क्या होगा? हमेशा पुल्लिंग में ही होगा, क्योंकि स का अर्थ क्या होता है? वह, जो पुल्लिंग के लिए होता है। करके पीतम अम्रम यस्य स, मतलब कि पीला है अंबर जिसका, उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि जो स, इससे पता चलेगा कि जो व्यक्ति होंगे हमेशा पुल्लिंग होंगे, तो पीताम्बर। तो इससे समास बना, 2 पदों का तो मेल हुआ, लेकिन एक पीताम्बर शब्द बना जिसको हम लोग बोलते हैं विष्णु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। क्या? पीताम्बर। तो एक अलग संज्ञा का बोध हुआ। उसी प्रकार 2 पादव यस्य स, 2 गो पैर है जिसका द्विपाद, उसको क्या बोलेंगे? जन। पतितम पत्रम यस्मात् स, मतलब कि पत्ते गिर रहे हैं जहां से, यस्मात्, यहाँ षष्ठी था, यहाँ पर अस्मात्, जहां से गिरे कहाँ हो जाएगा? उसको क्या बोले? पतित पत्र। इसका समास क्या होगा? पतित पत्र, मतलब कि तरु, मतलब वृक्ष। अरे कि पीतम दुग्धम यन स, जो दूध पी रहा है वो है, यन मतलब वो है, स मतलब ये स है तो पता चल रहा है कि पुल्लिंग होगा। तो पीत दुग्ध, दूध पीने वाला कौन होगा? बालक, मतलब लड़का, बालक। और यहाँ पर है कि पीतम दुग्धम या सा, ये क्या? पुल्लिंग का है ये, तो पुल्लिंग का था तो क्या होगा? यन हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या दिखा दिया? स्त्रीलिंग, मतलब कि यही है समास, जो ये पद यही है, लेकिन यहाँ पर 2 विभक्ति चेंज हो गया। यहाँ पर यन था, यहाँ पर या हो गया, और यहाँ पर स था तो स हो गया। पता चल रहा है कि क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। तो यह साथ, यहाँ पता चला कि पित दुग्धा, यहाँ पर स है तो दुग्धा, यहाँ पर स था तो दुग्ध, तो पित दुग्धा, मतलब कि जो हुआ तो क्या है? बाला, ये लड़की हो गई। अब व्याधिकरण क्या है? व्याधिकरण समास है कि चंद्रशेखर यस्य स। व्याधिकरण क्या है? कि व्याधिकरण में जो उत्तर पद होगा अलग विभक्ति होगा, और ये होगा अलग विभक्ति, लेकिन बाकी ये सब सेम रहेंगे। कह कि चंद्रशेखर यस्य स, मतलब चंद्र के समान शिखर है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। ये सब बता रहा है क्या? ये पुल्लिंग है, अर्थात शिव। कह कि खगम हस्ते यस्य स, मतलब जिसके हाथ में खग है उसको क्या बोलेंगे? तो ये स बता रहा है कि जो होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंगी होंगे। तो खग हस्तम योद्धा। क्योंकि चक्रम पाड़ो यस्य स, चक्रम पाड़ो यस्य स, ये क्या होगा? चक्रपाणी। चक्रपाणी किनको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। तो ये रहा हम लोग का समास। ठीक है, समास प्रकरण।